एक बार फिर स्वागत आप सभी का। आज हम छत्तीसगढ़ में मना रहे हैं छत्तीसगढ़ का रजत सम्मेलन। न्यूज 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com की पूरी टीम हम शुक्रगुजार हैं सत्ता पक्ष, विपक्ष, संतजन, स्टूडेंट्स और छत्तीसगढ़ की सम्मानीय जनता का, जो हमें लगातार इस पूरे सेशन में बहुत प्यार दे रहे हैं। आज हमारे साथ लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष की बात रखने के लिए, विपक्ष की बात रखने के लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमें तय करना था कि कांग्रेस के लिए हम कौन सा शब्द दें इस सेशन को, तो एक शब्द निकल करके आया, संघर्ष। संघर्ष इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ को कभी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन कांग्रेस ने यहां बहुत संघर्ष किए, उत्कर्ष तक भी पहुंची और अभी फिर संघर्ष में है। कांग्रेस की बहुत अच्छी बात यह रही कि इस देश में या छत्तीसगढ़ में हमने उसका उत्थान देखा, हमने उसका संघर्ष देखा, लेकिन उसकी जो जीवटता है वो लगातार बनी रहती है विपक्ष के नाते, और उस जीवटता को जान देने वाले दीपक बैज जी हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक बैज जी, सबसे पहला तो सवाल यही कि भाई कांग्रेस ने नई पीढ़ी को जब ये सारी जिम्मेदारियां दी, हमने देखा मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी आए, छत्तीसगढ़ में दीपक बैज आए, तो लोगों को लगा कि ये मुमकिन नहीं है भाई। कांग्रेस के इतने बड़े बड़े दिग्गज, इतने बड़े बड़े नेता जिनके पास बहुत लंबा अनुभव सब है, और वहां ये जो नई पौध तैयार करना चाह रहा है आला कमान, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और अपने सोपान तय कर रहे हैं। 2 साल संघर्ष के, सत्ता के तो सब बता देते हैं, कैसे आंकते हैं खुद को और अपनी पार्टी के काम को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ में 2023 के बाद ये दूसरा साल हम लोग संघर्ष की सीढ़ी हम लोग अभी चढ़ रहे हैं। लेकिन अभिलाष जी, आपको मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि आजादी के दशक के समय से ही कांग्रेस संघर्ष करते आई है। जब देश गुलामी की जंजीरों में झगड़ा हुआ था, उस वक्त की याद करें तो कांग्रेस पार्टी ने ही ऐसे संघर्ष किया, और कांग्रेस के संघर्ष का नतीजा है कि अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा, और आज हम गुलामी की जंजीर से बाहर आकर आजादी की जिंदगी हम जी रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं अगर कारण है तो कांग्रेस का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और स्वतंत्रता सेनानियां कई हमारे पास आज भी उदाहरण है जो कि इस देश को आजाद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और कांग्रेस का संघर्ष का इतिहास रहा है, चाहे सत्ता में भी रहे तो भी संघर्ष किए, विपक्ष में रहे तो भी संघर्ष किए। ठीक है, लोकतंत्र में सत्ता आना जाना ये तो लगे रहता है, लेकिन कांग्रेस हमेशा संघर्ष की है। आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आज 25 साल लगभग पूरा होने जा रहा है, और आप रजत सम्मेलन आयोजित किए हैं। इस 25 साल में हमको, जब छत्तीसगढ़ बनी तो 3 साल सरकार चलाने का अवसर मिला, फिर 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई, 18 तक, 3 से 18 तक, फिर हम लोग 19 से फिर 23 तक हम लोग सरकार चलाने का अवसर मिला। आज फिर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस 2 साल के अवसर में आप देखेंगे तो इस 2 साल में हम लोगों ने जनता के हर मुद्दों को लेकर, चाहे मुद्दे छोटी हो या मुद्दे बड़ी हो, हर मुद्दों को लेकर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक हमारा संघर्ष जारी है, और सरकार को कहीं ना कहीं हम दांतों तले उंगली चबाने को हम लोग मजबूर कर दिए। ये देखिए, हमारा मकसद यह है कि हम विपक्ष की राजनीति करते हैं। हमारा मकसद है कि इस लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, और सरकार और जनता के बीच का सबसे मजबूत कड़ी विपक्ष है, ताकि जनता के मुद्दों को हम सरकार तक लाएं और सरकार की नाकामियों को हम जनता तक पहुंचाएं। ये विपक्ष की मेन कड़ी। लेकिन हम लोग कोई 10, 12, 15 हम विधायकों का विपक्ष नहीं है, हमारे पास 35 विधायकों का विपक्ष है आज। ठीक है, हम सरकार में रहे 18 से 23,
हम अच्छा काम करने के बाद भी सरकार नहीं बना पाई, हमारी सरकार नहीं आ पाई, कोई बात नहीं, लोकतंत्र का एक हिस्सा है। लेकिन इस लोकतंत्र में हम लोग छत्तीसगढ़ की जनता में यह स्थापित करने में हम सफल रहे कि कहीं ना कहीं सरकार 2 साल में फेलियर हो चुकी है और उस फेलियर को हम जनता तक पहुंचाने में सफल रहे। यही सबसे बड़ा हमारा संघर्ष है। दीपक जी, सियासत में क्रेडिट की लड़ाई होती है। कहा जाता है कि हर अच्छा काम का क्रेडिट हर पार्टी लेना चाहती है और हर गड़बड़ी की जो ठीकरा है वो किसी और पर फोड़ना चाहते हैं। हम 25 साल के छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा और उसके उत्सव को मना रहे हैं। बीजेपी कहती है हमने बनाया है, चुनाव से पहले कहती थी हम ही संवारेंगे, अब कह रहे हैं हम ही संवार रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की यात्रा में कांग्रेस ने क्या किया है? अगर बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी ने संवारा है, ज्यादातर समय तक राज उन्होंने किया है, जाहिर सी बात है, और वो फिर से संवार रहे हैं। आपकी भूमिका क्या है छत्तीसगढ़ के विकास में एज अ कांग्रेस पार्टी? देखिए, ये सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद जब मध्य प्रदेश हम लोग एक हुआ करते थे तो दोनों राज्यों का बंटवारा हुआ। उस बंटवारे की परिस्थिति में हम लोग को राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से दोनों राज्यों के बीच में परिसंपत्ति हम लोग को बंटवारा करना, उसके बाद फिर यहां के लोगों को स्टेब्लिश करना और छत्तीसगढ़ को स्टेब्लिश करना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती वो 3 साल। लेकिन उस 3 साल में हम लोगों ने स्थापित किया और कहीं ना कहीं ठीक है, सरकार हम नहीं बना पाए, लेकिन इस 25 साल में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे लंबा समय छत्तीसगढ़ में अवसर मिला है शासन चलाने का, सबसे ज्यादा लंबा सब अवसर मिला। लेकिन इस कम समय में हम लोगों ने 3 साल छत्तीसगढ़ बनने के बाद 2000 से 2003 और 18 लास्ट से 2023 तक पिछले सरकार की हम बात करें तो नो डाउट 15 साल के बाद हमारी सरकार बनी। सरकार बनने के साथ हम लोगों ने बहुत से वादे करके हम जनता के बीच में गए थे कि हम किसानों का कर्जा माफी करेंगे। सरकार ने, हमारी सरकार बनते साथ 24 घंटे में कर्जा माफी हुआ। फिर हम किसानों को 2500 देंगे, 2500 पूरे 5 साल हम लोगों ने दिए। फिर उसके बाद युवाओं को नौकरी देंगे, करीबन 50 से 60 हजार छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। बस्तर की बात करें कि वहां जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जहां सिर्फ 5 प्रकार के वनोपज संग्रहण का जहां माइनर प्रोडक्ट खरीदी जाती थी, जब हमारी सरकार आई हम लोग 65 प्रकार के वनोपज संग्रहण हम लोग खरीदने का काम किए। आपको पता होगा एक समय में इमली, महुआ, टोरा सड़कों पर फेंका जाता था, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद उन आदिवासियों का इमली, महुआ, टोरा खरीदने का काम हमारी कांग्रेस की सरकार ने किया। नक्सलवाद का दंश झेला, ये सच्चाई है, चाहे सरकार हमारी भी रहे, सरकार भारतीय जनता पार्टी की भी रहे। लेकिन उन 5 सालों की जो प्लानिंग हमारी सरकार ने की, विश्वास, विकास और सुरक्षा, ये जो 3 मंत्र थे, इन 3 मंत्र पे हमारी सरकार ने काम किया। मैं स्वयं विधायक के रूप में आता था वहां पे बस्तर से, जहां स्वयं मेरा क्षेत्र भी नक्सल प्रभावित था, और 15 साल की सरकार में हम लोगों ने देखा, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हुआ करते थे, कभी एक बार हम लोग से चर्चा नहीं किए कि दीपक भाई आप उस क्षेत्र से आते हैं, आपका क्षेत्र नक्सल प्रभावित है, बताइए इसके उन्मूलन के लिए क्या करना चाहिए। कभी सुझाव उन्होंने नहीं मांगे। ठीक है, छोड़ दीजिए, मैं तो कांग्रेस का विधायक था, हो सके मुझसे शायद मुनासिब नहीं समझा कि मुझसे सलाह लेने का, लेकिन कभी कोई सरपंच होगा, कोई पुजारी होगा, कोई गांव का कोतवाल होगा, कोई गांव का मुखिया होगा, कोई पटेल होगा, उनसे तो आपको चर्चा करना चाहिए कि हम नक्सलवाद को समाप्ति के लिए क्या करना चाहिए। कोई भी समाधान 15 साल में नहीं हुआ। सिर्फ हम देखें कि आदिवासियों को फर्जी एनकाउंटर कर दो, आदिवासियों को फर्जी नक्सली बना के जेल भेज दो, आदिवासियों को फर्जी सरेंडर करा दो, यही चला। और उसके बाद वो दहशत की राजनीति भी हम लोगों ने देखा है। मैं आपको नाम नहीं बोलूंगा, एक अधिकारी थे हमारे पास, वो अधिकारी तो मुख्यमंत्री जी को बोलते थे कि साहब मुझे दे दो, मैं 12 का 12 सीट जिता के दे दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस था। मतलब सिर्फ दहशत फैला हुआ राज करो की नीति वहां पे चला है। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद ये सच्चाई है, मैं सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटूंगा कि साल भर में एक भी घटना नहीं हुई, इससे भी इंकार नहीं कर सकते। साल भर में एक आध घटना हुई है हमारी सरकार में भी, लेकिन हां, हमारी सरकार ने चाहे
कोंडागांव से नारायणपुर रोड हो, हमारी सरकार में हम लोग रोड को क्लियर हम किए। चाहे जगदलपुर से सुकमा की बात हो, जगदलपुर से दंतेवाड़ा की बात हो, जगदलपुर से बीजापुर की बात हो, कहीं मेन रोड में नक्सली घटनाएं 5 साल में नहीं हुई। हम लोगों ने, हमारी सरकार में, हम लोग मेन रोड जो और रोड खोदने का काम करते थे, गड्ढा खोदने का काम करते, ऑन रोड आकर चेकिंग करते थे गाड़ियां, उस रोड को हमारी सरकार में हम लोग मुक्त किए और कम से कम नक्सलियों को हम लोग 20 से 30 किलोमीटर मेन रोड से पीछे धकेलने का हम लोग हमारी सरकार में किया और कई स्थानों पर कैंप स्थापित किए, पीडीएस सिस्टम लागू किए, सड़क बनाए, बिजली लाए, पानी लाए। वहां पे हम लोगों ने, जहां पिछली सरकार ने करीब 3000 स्कूल बंद किए, जहां बस्तर संभाग के करीबन 1000 स्कूल बंद थी, उन स्कूलों को चालू करने का काम हम लोग किए। कहीं ना कहीं यही तो विश्वास, विकास और सुरक्षा का जो मंत्र पे चले। मैं आपको बता दूं, लास्ट, आप मुझे पता है आज नक्सलवाद के मुद्दे पे आएंगे, तब तक मैं आपसे पहले बता दूं कि जब 2023 के चुनाव से पहले मैं गया था सीएम हाउस में सीएम साहब से मिलने, तब तक बैठकें चल रही थी, लेकिन बस्तर का सांसद होने के नाते फिर बैठक में मैं भी बैठा। जब यहाँ के डेमोग्राफी जब दिखा रहे थे बस्तर का पूरा, तो उस दिन मैंने देखा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मानचित्र में दिखा रहे थे, सीएम साहब को बता रहे थे, सर ये पूरे एरिया जो है ये नक्सल प्रभावित हम लोगों ने मुक्त कर दिए और अभी जो नक्सल जो एरिया है 40% एरिया में ही नक्सल अभी सीमित है। इसको हम लोग को फोकस करना है आने वाला समय में, और हम लोग करीबन 10 कैंप हमको बिठाना है। वो कैंप यहाँ बैठेगा, ये राउंडिंग उन्होंने दिखा रहे थे। अगर ये कैंप बैठ गया तो नक्सलवाद खात्मे की ओर जाएगी। उस 2023 की लास्ट में हम लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं नो डाउट आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज उसी के तहत इस सरकार ने आगे बढ़ रही है। लेकिन जो हमने नींव रखा कांग्रेस की सरकार में, वो नींव पे आगे आज बढ़ रही है और कहीं ना कहीं सफलता आज मिलती हुई दिख रही है। नो डाउट छत्तीसगढ़ का नींव पिछले 5 साल में जो विकास के रास्ते पे हम लोगों ने दिखाया कि बस्तर जैसे अंचल में जहां सिर्फ गोलियों की आवाज सुनाई देती थी, बारूद की सुगंध सुनाई देती थी, ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती थी, वहां पे सड़क स्थापित करने का काम हमारी सरकार में हम लोगों ने किए। और मैं एक बतौर सांसद होने के नाते, मेरे तो पूरे क्षेत्र नक्सल प्रभावित एरिया था, मैंने कभी हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं किया, मैंने तो बाई रूट ही गया। हर नारायणपुर की बात करें, बीजापुर, सुकमा, भोपालपट्टनम या फिर कोंटा, मैंने बाई रूट जाकर ही हम लोगों ने जनसंपर्क किया। वो चीज भी हम लोगों ने देखे। कहीं ना कहीं कांग्रेस के समय में छत्तीसगढ़ और आदिवासी क्षेत्र और बस्तर के लिए बेहतर काम हुआ है, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं। नक्सलवाद को मुक्त करने की डेडलाइन तय की है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? आश्वस्त हैं, शुभकामनाएं देंगे? क्योंकि कांग्रेस गाहे बगाहे निर्दोष आदिवासियों पर जुल्म की बात या फिर जो सरेंडर पॉलिसी है उसको लेकर के भी आप सवाल उठाते हैं। आपने कह दिया कि भाई पता है कैसे सरेंडर होते हैं, 1 महीने पहले गिरफ्तार होते हैं, बाद में सरेंडर दिखाए जाते हैं। ये बड़े गंभीर आरोप हैं और ये आरोप जब पीसीसी चीफ जैसा, दीपक बैज जैसा संजीदा व्यक्ति लगाता है, बड़े पद पर बैठा व्यक्ति लगाता है, तो लोग जानना चाहते हैं कि क्या कोई सबूत है। क्योंकि कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस आरोप लगा देती है, पहले कहते थे हमारे पास सबूत है, हम दिखाएंगे झीरम घाटी किसने किया। अभी आपने इतनी बड़ी बात कही, 1-2 सबूत ऐसे आप जनता के सामने रखना चाहें जिससे लगे कि शायद आपकी बातें जो है वो सही हैं। देखिए, झीरम घाटी का दर्द तो कांग्रेस पार्टी ने झेला है, वो दिन कोई नहीं भूल सकता। आज प्रदेश की जनता चाहती है कि सच्चाई सामने आना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है नहीं आ पाई। लेकिन कांग्रेस ने जितना दंश झेला है वो शायद किसी दल या किसी अन्य दलों के लोगों ने नहीं झेला है। एक समय याद करिए, झीरम घाटी जैसे घटना हुई, कांग्रेस के टॉप लीडर खत्म हुए, टॉप लीडर मारे गए, और उसके बावजूद भी हमारे पास नेतृत्व का संकट था, वो मतलब गहरा गया था, वो स्थिति रहा। लेकिन तब भी हम लोग उस परिस्थिति से ना डरे, ना रुके, ना ही हम थमे, ना ही हम घबराए। उस परिस्थिति से भी कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी हुई और हम लोग चुनाव लड़े मजबूती के साथ। ठीक है, उस समय भी 2013 में हम सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन बस्तर में हम 12 से 8 सीटों में हम लोग जीत के हम लोग आए थे उस समय। लेकिन बात करें सरेंडर पॉलिसी पे, देखिए अनुभव बहुत कड़वा होता है, बहुत अनुभव कड़वा होता है। और अगर इस कुर्सी में मैं अगर बैठा हूं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में, अगर मैं कुछ चीज कह रहा हूं, मतलब मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं। देखिए, मैंने कहा ना कि 15 साल की उस पॉलिसी में हम लोगों ने देखा है फर्जी सरेंडर करते हुए गांव के लोगों को बंदूक की नोक पर लाओ
और सिर्फ खड़े कर दो, सरेंडर करा दो, फोटो खींच दो, उनको भेज दो। ठीक, गोलियां कैसे चली उस समय आपको भी पता है। घर से उठा कर ले जाओ जंगल में, उनको गोली मार दो, ऊपर से नक्सली कपड़ा पहना दो। अरे आप गोली मारते हैं तो कपड़ा तो आर पार तो होगा ना, अंदर शरीर में छेद है लेकिन कपड़े में छेद नहीं है। वो दिन भी हम लोगों ने देखा है। मीना खलको हत्याकांड कौन बुलाए? मीना खलको हत्याकांड पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। आप पेद्दा गेलूर, चिन्ना गेलूर की बात करें, जहां सामूहिक नरसंहार हुई है, वो चीज में हम लोगों ने देखा है उस चीज को। और हम लोग की सरकार आने के बाद जितना फर्जी सरेंडर, जितना फर्जी आपका नक्सलियों के नाम से जेल भेजने का जो पिछली सरकार काम की थी, 1300 से अधिक लोगों को हमारी सरकार ने छुड़ाने का काम उन आदिवासियों को किया जो फर्जी सरेंडर और फर्जी नक्सली नाम के से जेल भेजे गए थे पिछली सरकार ने। लेकिन हमारा जब सरकार हमारी बनी तो हम लोग बस्तर के 12 विधायक प्लस मिनिस्टर प्लस एक सांसद होने के नाते हम लोग मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे और एक ही चीज हम लोगों ने कहा कि सीएम साहब अब तो सरकार हमारी बन गई और सरकार अभी 5 साल आपको चलाना है, आप तो मुख्यमंत्री बने, सरकार आपको चलाना है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पिछली सरकार ने जो गलतियां बस्तर में की, वो गलतियां हमारी सरकार में नहीं होना चाहिए, हमने स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी को कहा था। और आप उठा के देख लीजिए 5 साल का रिकॉर्ड, हम लोगों ने एक भी फर्जी एनकाउंटर या फर्जी सरेंडर हमारी सरकार में नहीं हुई। हाँ, दो एनकाउंटर क्रॉस फायरिंग में मारे गए थे, ये भी मैं कह रहा हूं ना, ये भी मैं कह रहा हूं। एक सुकमा का था और एक हमारे पास नारायणपुर जिले का, उसको भी हमारी सरकार ने स्वीकार की। हाँ, ये नक्सली नहीं था, ये व्यक्ति ग्रामीण था, ये वहां का आदिवासी था जहां क्रॉस फायरिंग में मारा गया। ये भी जिगर होना चाहिए स्वीकार करने का कि ये नक्सली नहीं था। ये सबसे बड़ी चीज है। रही बात सरेंडर की बात, मैं तो देखिए आज भी कल भी मेरे पास नारायणपुर से कुछ लोग आए थे, मैंने कहा नारायणपुर में तो शायद कल या परसों 20 लोग सरेंडर किए। मैं बोला क्या है मामला? भाई मेरे से ज्यादा तो गांव में रहने वाला बेहतर व्यक्ति समझ सकता है। तो बोले दादा कुछ तो ओरिजिनल है, कुछ तो ऐसी है, कुछ तो ओरिजिनल है, कुछ तो ऐसी है। ठीक, और आपको एक्चुअली बता दूं, आज भी नारायणपुर में एक कैंप में 50 लोगों को आज भी सरेंडर के लिए रखा गया है। लेकिन हमारे माननीय गृह मंत्री जी समय नहीं दे रहे हैं, 2-4-5 दिन समय देंगे तो वो सरेंडर उसको करेंगे। चलिए इसे हम क्रॉस चेक करेंगे अगर 4-5 दिन में 50 लोगों का सरेंडर होता है तो, कि दीपक बैज जी के पास पहले से जानकारी थी इस सरेंडर की। दीपक बैज जी, समय बहुत सारा सवाल बहुत सारे करने हैं मुझे, पर समय कम है। मैं छोटे छोटे उत्तर की उम्मीद से आपसे सवाल लेता हूं और कुछ व्यक्तिगत सवाल पर आता हूं। दीपक बैज के लिए कहा जा रहा है कि वो दिग्गजों के बीच में फंस गए हैं। कभी कोई दिग्गज कुछ बयान दे देता है, दीपक बैज जी को फिर मैनेज करना पड़ता है क्योंकि संगठन के मुखिया आप हैं इस वक्त, और जो बयान देने वाले हैं वो इतने वरिष्ठ लीडर हैं कि आप उनसे भी कुछ नहीं कह पाते। तो किम कर्तव्य विमूढ़म वाली स्थिति में आप हैं, क्या आपको ऐसा फील होता है? देखिए, अगर मैं पार्टी का मुखिया हूं, आलाकमान ने मुझे अगर जिम्मेदारी दी है तो ईमानदारी के साथ काम करना और सबको समन्वय बना के चलना और सरकार के खिलाफ लड़ना सबसे पहला हमारा वो ड्यूटी है। कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, अगर घर में बहुत सारे बर्तन है तो आवाज तो आना स्वाभाविक सा है, लेकिन आवाज भी आ रहा है तो घर का मुखिया होने के नाते सबको संभाल के और सबको सकल लेकर रखना वो भी हमारी जवाबदारी है। ठीक है कि हमारे पास सीनियर लीडर हैं और स्वाभाविक सा है सीनियर लीडरों को सबको साथ लेकर चलना, वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन आज हमारा कोई भी ऐसा कार्यक्रम आप बता दीजिए, एक आध 2 कार्यक्रम को छोड़कर, कि कोई भी अगर कार्यक्रम ऐसा है, पार्टी आलाकमान ने कोई निर्देशित दिया है कि आप या फिर एआईसी का निर्देश आया है कि ये प्रोग्राम करना है, तमाम एक मंच में सभी हमारे तमाम नेता आकर लड़के खड़े होकर हम सरकार के खिलाफ लड़े, यही सबसे बड़ी खूबी है हमारी। बस एक 30 सेकंड का आंसर चाहिए मुझे। एक अगला सवाल, आखिरी सवाल। कांग्रेस बार बार पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने की बात करती है अपने नेताओं को, चाहे लखमा जी हो चाहे भूपेश बघेल जी हो, क्या आपको लगता है कि टारगेटेड है ये? क्योंकि अब तो आपको न्याय जो देने वाली संस्थाएं हैं वहां से भी अभी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो लोगों के बीच में भी ये मैसेज जा रहा है कि ये चीजें अगर गलत होती तो वहां से राहतें मिल गई होती अब तक आपको। देखिए, अब तो पूरे सेंट्रल एजेंसियां तो केंद्र सरकार की है, अब तो चुनाव आयोग भी उनकी हो गई है, अब चुनाव आयोग भी उनकी हो गई। देखिए, लोकतंत्र में सब एजेंसियों का अलग अलग अपनी अपनी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी निर्वहन अगर करना है ईमानदारी पूर्वक करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ उनको सेंट्रलाइज कर, उनको कब्जे कर किसी विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ पे आप उपयोग करोगे, मुझे बता दीजिए आप
जी, भारतीय जनता पार्टी में पूरे हरिश्चंद्र है क्या? वहां भी है करप्शन? है क्या? मुझे बता दीजिए, कोई एक नाम भी मुझे बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में हाँ ये नेता हरिश्चंद्र है, मुझे बता दीजिए आप। काम करते हैं, आरोप लगता है, लेकिन हरिश्चंद्र कोई नहीं है। लेकिन गुजरात में किसी के यहाँ छापा पड़ते हुए आप लोगों ने देखे? मध्य प्रदेश में किसी छापा पड़ते हुए आपने देखे? कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ छापा नहीं पड़ता है, लेकिन छापा पड़ेगा तो गैर भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है उनके नेताओं के ऊपर छापा पड़ेगा। और वो छापा मारे, अच्छा उसको आप आरोप भी बता दोगे 10,000 करोड़ का घोटाला किया है, सब किया है, सब। अब आपके मोदी जी के वॉशिंग मशीन में चले जाएंगे, वो धुल के क्लीन होके वापस हो जाएंगे। ठीक, यही तो एक रणनीति है। तो कांग्रेस का संघर्ष उसकी पहचान रही है और कांग्रेस का उत्कर्ष इस देश ने देखा है। इस देश में जाहिर सी बात है कि सबसे लंबे वक्त तक सत्ता में रहने वाली पार्टी रही है। छत्तीसगढ़ में उस दिन का इंतजार है जब दीपक बैज और कांग्रेस के जो तमाम लोग हैं ये शान से कह सकें कि सबसे लंबे समय तक छत्तीसगढ़ की जनता ने सेवा का हमें मौका दिया है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं दीपक बैज जी, न्यूज़ 24 लल्लू राम को अपना शरण देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू।